गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो लास्ट लेक्चर में अपन क्या कर रहे थे, गैलीलियो के जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए अपन क्या कर रहे थे, रूपांतरण समीकरण। हालांकि ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड चीज़ है कि अगर गैलीलियो का नाम आ गया तो किसके लिए अपन अप्लाई करेंगे, कौन से निर्देश तंत्र होंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो ये सारी बातें तो क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था सारी बातें, और मेरे को आपसे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में भी आ गई होगी। और अगर बाय द वे कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा। और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, शायद आपने कर भी लिया होगा। तो अगर किया है तो एक बार चेक कर लेते हैं कि आपने कैसे किया है, कि सही किया है या गलत किया है। अगर सही किया है तो अच्छी बात है, गलत किया है तो आप चेक करोगे कि आपने कहाँ गलती की है। तो ऐसी गलती फिर वापस नहीं होगी अपने से। इसी वजह से मैंने क्या दिया था आपको, होमवर्क। वरना तो ये सारी चीज़ तो मैं यहाँ भी करवा सकता था, 10 मिनट की और क्लास आगे हो जाती, क्या फ़र्क पड़ता उसमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फर्दर डिस्कशन अपन करते हैं। तो मैंने कहाँ तक करवा दिया था, मैंने आपको शायद वेग रूपांतरण करवा दिया था। इसके बाद अपन क्या करते हैं, त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो क्या लिखेंगे कि त्वरण रूपांतरण समीकरण, त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो ये चीज़ें क्या है कि वो उसी में है, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये सब टॉपिक है उसका जो अपन डिस्कशन कर रहे थे गैलीलियो के लिए। किसके लिए डिस्कशन कर रहे थे अपन, गैलीलियो के लिए। तो वो क्या है, वो सारा डिस्कशन इसी, वो जो गैलीलियो का डिस्कशन था उसी में ये क्या है, एक सब टॉपिक है। अपन क्या उसके स्थिति सदिश निकाल रहे थे, तो अपन स्थिति तो निकाल ली थी, उसके बाद अपन क्या क्या निकाल रहे थे, स्थिति के बाद आपको पता है कि आप कुछ भी निकाल सकते हो, एक बार आपको स्थिति का पता चल जाए। तो मैंने क्या बता दिया था, स्थिति निकाल दी थी, वेग कैसे निकाला था, जो अपने स्थिति आई थी उसका एक बार अवकलन करने पे समय के सापेक्ष, और उसके क्या निकाल लिए थे अपन, घटक निकाल लिए थे। तो अपने घटक भी कंप्लीट हो चुके थे उसके वेग के। अब अपन क्या निकालते हैं, अब अपन निकालते हैं त्वरण। तो त्वरण आप जानते हो कि वेग का एक बार अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि वेग का एक बार अवकलन करने पर, वेग का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। एक बार समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। अच्छा, तो त्वरण अब कैसे निकालेंगे कि वेग का अवकलन करके। तो मैं अब आपको बताया था कि वो चीज़ें आपको याद कर ही लेना। हालांकि वहाँ क्या है कि अभी तो आपके ये इस डेरिवेशन में तो काम नहीं आएगी, बाकी जो आपके मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किसके बेस पे हैं, वो आपके या तो स्थिति के लिए आएंगे या फिर त्वरण के लिए आएंगे। इसके अलावा आपके और कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि जो गैलीलियो का स्थिति सदिश था वो, और त्वरण वो सॉरी वेग, वो स्थिति और वेग दोनों क्या कर लोगे, आप याद कर लोगे। मैंने वहाँ MTR भी लगवा दिया था, यानी MTR यानी मैं तुझे रटूंगा। तो वहाँ क्या है, आपको पता रहेगा वो चीज़ लिखने से कि भाई मेरे को ये चीज़ें याद करनी है। फर्दर आगे कभी आप पढ़ोगे तो कम से कम उन चीज़ों पे तो ज़्यादा जोड़ दोगे आप। इस वजह से मैंने वहाँ पे वो एक अलग सी चीज़ लिखवा दी थी। तो शायद आपको याद भी होगा, और नहीं याद होगा तो देख लो आप। वैसे भी शायद आप तो लेक्चर देखते होंगे फर्स्ट ईयर के, तो अच्छी बात है देखते हो तो। और मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा मैं डरा नहीं रहा, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो अपने BSc का रिजल्ट रहता है ना राजस्थान यूनिवर्सिटी का, वो रहता है 10 से 12% के बीच में। आज तक का रिकॉर्ड है, चाहे पहले के रिकॉर्ड उठा के देख लेना आप। हालांकि बीच में तो क्या है कि लोगों के पास पेपर भी आने लग गए थे, उसके बाद भी रिजल्ट इतना ही रहता था, 2-3% बढ़ा था, 10 से 15% के बीच में हो गया था तब। और उसके बाद भी लगभग क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट फेल ही होते थे, या किसी के अदर सब्जेक्ट्स में बैक लग जाती थी। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप डेली क्लास लोगे तो आप वो जो 10-12% है उनमें आपका नाम आ जाएगा। वरना तो जो फिर बचे हुए 80-90% है वो फेल होने वाले, आपको उसमें नाम आ जाएगा। तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको किस में नाम लाना है आपका। और पहले पेपर भी आ जाते थे,
आजकल यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, तो पेपर भी नहीं आते। हालांकि पेपर का तो सोचना ही नहीं है अपने को आएगा भी, ये तो फालतू की बातें हैं, वो गए ज़माने पेपर आने वाले। और दूसरी बात ये है कि डेली बेसिस पे आपको क्लासें लेनी है। आगे तो फिर आपकी इच्छा है खुद की, मैंने आपको बता ही दिया कि क्या काम हो रहा है यूनिवर्सिटी में। आगे आप खुद समझदार हो, अब ग्रेजुएशन करने लग गए, बचपना तो आपका निकल गया होगा 12th में ही, और जो कुछ बचा है वो थोड़ा अब निकाल लीजिएगा। वरना जो ये अब कॉलेज वाली लाइफ है ना, यहाँ क्या है कि लोग ऐसे सोचते हैं कि अपन को क्या करना है, मज़े करना है। बाकी रियलिटी ये है कि मज़े करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अगर आप क्लियर कर लोगे ना, तो ये चीज़ हमेशा आपके इन फ्यूचर आगे भी काम आती है। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर काम कहाँ से आएगी, कि हमारे तो 10th 12th वाली, भाई लोगों को क्या है, आजकल का ये ट्रेंड चल रहा है कि उनको क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है 12th पास होते ही। तो 12th पास होते गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई तो कर लो। बाकी अगर जो एकेडमिक सेक्टर में जाना चाहता है, ये जो फर्स्ट ग्रेड जो ये टीचर वाली लाइन में जाना चाहता है, उनके लिए तो बीएससी का कोर्स ही काम आएगा। मान लो किसी को एमएससी करनी है, फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना है, तो फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना है तो सीधी सी बात क्या है, अगर आप बीएससी ढंग से पढ़ लोगे तो आपका 12th और ये जो बीएससी का है ना, समथिंग 70 से 75% तक का कोर्स तो अपना 12th से लेके बीएससी तक का आता है उसमें। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर अभी से क्लियर कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। और एक चीज़ और बता दूँ कि आप और किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे, एसएससी के लिए करोगे, पटवारी के लिए करोगे, तो करते ही रहोगे तैयारी। इससे बढ़िया अगर आप एकेडमिक सेक्टर में जाते हो, टीचिंग लाइन में जाते हो फर्स्ट ग्रेड वाली के लिए, तो उसमें एक तो जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मुझे तो पता है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि थोड़ा इंटरेस्ट एकेडमिक सेक्टर में रखो तो ज़्यादा बढ़िया है। एक तो क्या है कि कंपटीशन कम है लोगों में, और कट ऑफ भी ना तो जनरल की ज़्यादा जाती है ना ही कैटेगरी की ज़्यादा जाती है। तो आपको खुद को डिसाइड करना है, और इन सब बातों पे कभी क्लास में बैठेंगे तब अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। तो फर्दर अपन लेक्चर पे आते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर त्वरण प्राप्त होता है। तो वेग क्या है, अब जो अपन ने निकाला था तो वहाँ से देखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि जो शायद अपने इक्वेशन 5 थी, वो शायद आप एक बार चेक कर लेना, जो भी हो आप तो ये लिख लो कि वेग रूपांतरण समीकरण से, इक्वेशन छोड़ो। यहाँ क्या लिखोगे, वेग रूपांतरण समीकरण से। जो वेग रूपांतरण समीकरण था वो क्या था, वो था स्मॉल वी डैश इक्वल टू स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी। अब आपको ये पता होगा कि ये स्मॉल वी डैश वी और कैपिटल वी क्या है, वैसे मैंने वहाँ लिखवा दिया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि जो स्मॉल वी डैश है ये तो क्या है, एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग है। ये जो स्मॉल वी है वो एस निर्देश तंत्र में कण का वेग है, और जो कैपिटल वी है वो एस डैश निर्देश तंत्र का नियत वेग है। ठीक है, वो मैंने लिखवा दिया था, मैं एक बार फिर से बता दिया हूँ मैं आपको। अब क्या करेंगे, अपने पास जो भी इक्वेशन थी वहाँ आप नाम दे देना, जो भी शायद 5 थी इक्वेशन ये वाली, तो अगर जो भी हो आप नाम दे देना वो। और इसके बाद अपन क्या करते हैं कि इसका एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टी। तो मैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ, तो ये क्या जाएगा, dv अपॉन dt। मैं dv डैश अपॉन dt इसका करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन ये dt हो जाएगा। और ये क्या है, ये 0 हो जाएगा। ये 0 इसलिए हो जाएगा कि क्योंकि ये क्या है, एस डैश निर्देश तंत्र का नियत वेग है। वहाँ मैंने क्या लिखवाया था कि एस डैश निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गति कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी जो नियत चीज़ है, अगर उस चीज़ का अगर अपन डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या रह जाएगा यहाँ पे, ये dv डैश अपॉन dt इक्वल टू dv अपॉन dt। तो ये क्या हो गया, अब आपको पता है कि अगर वेग का अवकलन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, त्वरण हो जाता है। वेग का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन क्या होता है, त्वरण होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a डैश वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर। तो ये तो क्या है, ये एस निर्देश तंत्र में ये a डैश है, जो डैश वाला है वो तो एस डैश निर्देश तंत्र में त्वरण है कण का, और जो a वेक्टर है वो एस निर्देश तंत्र में है। तो आपको ये जो भी इक्वेशन थी, शायद इसको आप इक्वेशन नंबर 8 दे दो, मेरे 8 आ रही है, शायद मैंने लास्ट इक्वेशन 7 तक करवाई थी। और यहाँ क्या लिख दोगे कि चूंकि v इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था, तो dv अपॉन dt क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये साइड में लिख लेना जिससे आपको पता रहे। वैसे पता तो होगा, मैंने बता दिया था, पर ये लिख लेना।
तो यहाँ तक लिखो, फिर मैं एक लाइन लिखवाता हूँ इसके बाद में। अब आपको इससे समीकरण 8 से दिख रहा होगा कि जो त्वरण है वो क्या है, निश्चल राशि है। निश्चल राशि क्या होती है, पहले तो ये बताओ मेरे को। निश्चल राशि वो होती है कि दोनों निर्देश तंत्रों में कण के निर्देशांक क्या है, एक जैसे हो, कि एस निर्देश तंत्र में भी कण के निर्देशांक एक जैसे हो और एस डैश निर्देश तंत्र में भी कण के निर्देशांक समान हो। अब यहाँ क्या है, त्वरण है, तो एस डैश निर्देश तंत्र में भी त्वरण और एस निर्देश तंत्र में त्वरण क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चल राशि हो जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे कि समीकरण 8 त्वरण रूपांतरण समीकरण, वो त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाता है। उस समीकरण 8 से क्या स्पष्ट है कि जो अपना त्वरण है वो क्या है, गैलीलियो निर्देश तंत्र के लिए या गैलीलियो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण के लिए क्या है, निश्चल राशि है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, आप देख लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 8 गैलीलियो त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाता है। और इसके बाद क्या लिखेंगे कि आपको समीकरण 8 से दिख रहा होगा कि क्या है, त्वरण एक निश्चल राशि है। तो क्या लिख देंगे कि समीकरण 8 से स्पष्ट है कि त्वरण एक निश्चल राशि है। अब यहाँ पे अपन घटक नहीं निकालेंगे, इसके घटक इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि ये एक निश्चल राशि हो गई। अब निश्चल राशि है तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा, यानी जितना एस डैश निर्देश तंत्र में होगा उतना एस निर्देश तंत्र में होगा। तो आप इसमें क्या, इसको ए डैश एक्स लिख लोगे, इसको ए डैश वाई लिख लोगे और ए डैश जेड लिख लोगे। इसी प्रकार इधर एक्स, ए वाई और ए जेड आ जाएंगे, तो दोनों बराबर है। अदर और कोई टर्म नहीं आ रही, अगर और कोई टर्म आती इसमें तो अपन इसके लिए भी क्या कर लेते, घटक निकाल लेते। अब यहाँ क्या है, दोनों बराबर है, तो इसके लिए अपन क्या नहीं करेंगे, घटक नहीं निकालेंगे। तो यहाँ तक आप लिखो एक बार। इसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर त्वरण आ गया, इसके बाद अपन बल निकालेंगे। और बल क्या होता है, F = m है, जो न्यूटन का द्वितीय नियम है, मोशन वाला, गति वाला। तो वो भी कर लेंगे अपन। तो एक बार आप यहाँ तक लिखो। ये कर लो। इसके बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे बल निकालने के बाद। और वो क्वेश्चन वीवीएम लगा लेना, कई बार एग्जाम में आ चुका है और उस क्वेश्चन के आने की क्या है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। मैं डेफिनेटली तो नहीं कह रहा, मैं 100% तो नहीं कह रहा, क्योंकि पेपर मैं तो बनाता हूँ नहीं। अगर मैं पेपर बनाऊँ तो मैं तो अच्छा सा पेपर बनाऊँ, जो स्टूडेंटों को एक बार तो पता चल जाए कि वास्तव में बीएससी होती क्या है। ये जो मज़े मारते हैं ना, क्लासें नहीं लेते, फिर उनको पता चल जाएगा कि वास्तव में क्लासें लेने का मतलब क्या होता है और क्या नहीं होता। रियलिटी पता चल जाएगी। तो जो इसके बाद बल त्वरण तो निकाल ही लिए, इसके बाद बल निकालेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। तो जो क्वेश्चन है उसके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, अपन फर्दर डिस्कशन करते हैं। अब ये तो क्या हो गया, मेरे को समीकरण 8 की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि मेरे को बल निकालना है। बल इक्वल टू क्या होता है, F = क्या होता है, ma होता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको टूल बॉक्स में लिख लूँगा, इधर साइड में लिख लेता हूँ मैं। हालांकि लिखने की तो खैर कोई ज़रूरत नहीं थी, A डैश = A वेक्टर है और कुछ भी नहीं है, पर मैं लिख लेता हूँ।
तो क्या लिखेंगे कि बल रूपांतरण समीकरण। अब ये बल क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या है आप जानते भी और मैंने बता भी दिया आपको पहले भी, तो इसको अपन सीधे ही कर लेते हैं। अब इतने फालतू के रामायण लिखेंगे, आप अच्छे से जानते हो तो लिख लेना आप अपने हिसाब से। हालांकि नहीं भी लिखोगे ना, इतनी बड़ी डेरिवेशन रहेगी, अगर नहीं भी लिखोगे ना वो लाइन तो चल जाता है इतना। तो अपन क्या लिखेंगे कि आप जानते हो कि जो समीकरण 8 था वो क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे कि समीकरण 8 से, इसी वजह से मैं इसको साइड में लिख रहा था। तो समीकरण 8 से क्या हो जाएगा, ए डैश वेक्टर इक्वल टू ए डैश ए वेक्टर सॉरी। तो अब मैं क्या करता हूँ, बल क्या होता है एफ इक्वल टू एम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ अगर एम एम आएगा तभी आएगा बल भी। तो मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ कण का द्रव्यमान क्या है एम है, तो उसका गुणा करने पर, तो यहाँ क्या लिख देंगे कि दोनों तरफ कण के द्रव्यमान एम का गुणा करने पर, तो दोनों तरफ कर देंगे एम का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा एम ए वेक्टर डैश इक्वल टू एम ए वेक्टर। तो अब आप जानते हो जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वो क्या है, तो यहाँ लिख देंगे हम कि हम जानते हैं कि न्यूटन के नियम से, तो न्यूटन का नियम क्या है F इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन के नियम से F इक्वल टू क्या आ गया एम ए वेक्टर। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 9 दे दो, इसको 10 दे दो, तो समीकरण अपन क्या लिख देंगे 9 व 10 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा इसके समीकरण 9 व 10 से। हालांकि इक्वेशन 2 तो भी ठीक है, ना दो तो भी ठीक है, आपको पता है। और इसको एक बार ऐसे और लिख लो, एफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर और एफ डैश वेक्टर इक्वल टू एम ए डैश वेक्टर। इसको भी ये, इसको दोनों को क्या दे दो इक्वेशन 10 दे दो, ठीक है। अब सही रहेगा, वरना तो फिर क्या आप इधर की तरफ ऐसे सोचोगे कि भाई ये तो एफ ही है और इधर तो डैश ही नहीं आएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि समीकरण 9 व 10 से, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि एफ डैश वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर, ये अपने इक्वेशन क्या आ गया 11, और 11 क्या है अपना बल रूपांतरण समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ अब कि समीकरण 11 क्या है बल रूपांतरण समीकरण है। समीकरण 11 बल रूपांतरण समीकरण कहलाती है। और क्या है आपको 11 से क्या दिख रहा है, जो बल है वो क्या है निश्चल राशि है। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि समीकरण 11 से स्पष्ट है कि बल एक निश्चल राशि होती है, ठीक है। सेम डिट्टो चीज़ है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। जो आपकी इक्वेशन 8 आई थी उसमें क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ जो कण का द्रव्यमान है, कण का मास है, पार्टिकल का मास है उससे, और कुछ भी नहीं है ये। तो यहाँ तक लिखो और इसके बाद अपन क्या करते हैं एक ट्यूशन करेंगे, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट लिख लो।
तो आपने लिख लिया होगा, तो मैं ये क्या चीज़ें हटा रहा हूँ अभी। अब क्या करते हैं, अब जो मैं बता रहा था कि एक क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन लिखो और जितने स्टार लगाना चाहो वीवीएम लिख लेना, जितने स्टार लगाना चाहो लगा लेना। ये क्या है जो अब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो क्या है कि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। वैसे इसकी आने की पॉसिबिलिटी मैं बता ही रहा था कि ज़्यादा होती है। तो लिखो क्वेश्चन कि सिद्ध करो कि गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत स्थिति कण का विस्थापन, विस्थापन भी तो स्थिति होती है, तो क्या लिखेंगे कि सिद्ध करो कि गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत कण का विस्थापन एक निश्चित राशि होती है। सिद्ध करो कि गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत, गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत कण का विस्थापन निश्चर राशि होती है। अर्थात लिख लो यहाँ पे डी डैश वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर। अपने को ये प्रूफ करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो अब क्या करते हैं कि एस डैश निर्देश तंत्र और एस निर्देश तंत्र में अपने को क्या करना है, ये डी है, डी डैश वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि मैं दो निर्देश तंत्र लेता हूँ। भाई सीधी सी बात है कि डी डैश वेक्टर इक्वल टू डी डैश आ गया तो मुझे तो सीधी सी बात है कि एक तो एस डैश निर्देश तंत्र लेना पड़ेगा और एक कौन सा निर्देश तंत्र लेना पड़ेगा, एक एस निर्देश तंत्र लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दो निर्देश तंत्र लेता हूँ और आपको पता है कि जो उसके एक जो एस निर्देश तंत्र है उसका मूल बिंदु तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और जो दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश है उसका मूल बिंदु क्या हो जाएगा, एस डैश हो जाएगा। तो अब आपको ये भी पता है कि कण जो इनिशियली रहता है वो कहाँ रहता है, बिंदु ए पे रहता है या बिंदु पी पे रहता है, कुछ भी मान लो, बिंदु पी मान लिए, चलो मान लो अपन ने। अगर बिंदु पी माना तो कण का विस्थापन हो रहा है यहाँ पे। वहाँ तो क्या था कि जो निर्देश तंत्र वो क्या थे, गतिशील अवस्था में थे। जो एस डैश निर्देश तंत्र था वो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या था, गतिशील अवस्था में था, जो अपन ने पुराने लेक्चर्स में देखे थे। अब यहाँ क्या है कि जो कण है वही विस्थापन कर रहा है। तो मान लो कि कण पहले एक बिंदु यहाँ पे मान लो, इसको P मान लिए, तो यहाँ से क्या है, यहाँ बिंदु Q पे आ गया, तो कण यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो अब अपने को क्या चेक करना है कि जो कण यहाँ से यहाँ तक आया है तो इसके लिए जो विस्थापन आएगा, स्थिति आएगी, वो क्या रहेगी, वो निश्चल राशि रहेगी या नहीं रहेगी, ये अपने को क्या करना है, चेक करना है। तो देखते हैं, तो वही करेंगे जैसा अपन डायग्राम बनाते आ रहे थे, उसी के बेस पे करेंगे सारा क्वेश्चन। इसको एज ए क्वेश्चन ना लेके एज ए डेरिवेशन भी ले सकते हो। क्वेश्चन ले लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अपन ज़्यादा ध्यान देते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स पे। और मैं आपको कह भी यही रहा था कि टॉपिक हो जाए या चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं कहे कि जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूंगा, वैसे भी और करवा ही रहे हैं। ये न्यूमेरिकल ही है, आपको अगर ऐसे दिख जाता है तो इसका मतलब न्यूमेरिकल, भाई आपको तो न्यूमेरिकल वो लगते होंगे जो कैलकुलेशन आती है मैथमेटिकल। अब वो क्या है, वो 12th तक का काम था। अब जो आता है ना वो न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आते हैं, आपको ऐसी चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती हैं। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ क्या है फिजिकली जो वो रहता है ना डेरिवेशंस, वैसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि एक निर्देश तंत्र तो लेता हूँ मैं एस, तो ये अपना क्या हो गया, एस निर्देश तंत्र हो गया, ये एस निर्देश तंत्र। चलो थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको।
एक निर्देश तंत्र ये क्या हो गया, एस निर्देश तंत्र, और इसका मूल बिंदु क्या है, ओ है। और जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो क्या है, वो अपना मान लेते हैं अपन एस डैश निर्देश तंत्र। तो इसके लिए ये एक्स डैश अक्ष हो जाएगा और ये वाई डैश अक्ष हो जाएगा, और ये क्या हो गया, एस डैश निर्देश तंत्र। इसका मूल बिंदु क्या है, ओ डैश है। और जो अपन यहाँ क्या मानते हैं, जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो क्या कर रहा है, नियत वेग से गति कर रहा है। तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियत, ठीक है, नियत वेग से प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। अब क्या करते हैं कि मैं एक बिंदु मानता हूँ यहाँ पे, ये बिंदु ए हो गया मान लो मेरा। तो यहाँ पे जो कण स्थित है, अब यहाँ सीधी सी बात है, अगर कण स्थित है तो एस निर्देश तंत्र के लिए इसका जो स्थिति सदिश वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा r1 वेक्टर हो जाएगा। भाई अब दो निर्देश तंत्र आ गए तो मैं इसके लिए r1 मान लेता हूँ और एस डैश निर्देश तंत्र के लिए क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। भाई अपन दे सकते हैं वैसे, तो मैं क्या करूँगा कि जो एस निर्देश तंत्र है उसके लिए जो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये r1 वेक्टर मान लिया मैं इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यों, ये एस निर्देश तंत्र के लिए है। अब मैं क्या करता हूँ, जो बिंदु B है, अब कण का विस्थापन देख रहे हैं अपन, तो जो बिंदु B है वो क्या करता है कि बिंदु A से बिंदु B पे आ जाता है। भाई अपन कण का विस्थापन ही तो देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत कण का विस्थापन, इस चीज को आप नोटिस करोगे। अगर कण का विस्थापन है, कण अगर गति कर रहा है, कण की स्थिति चेंज हो रही है, तो अपन क्या करेंगे कि कण मान लो बिंदु A से कहाँ आ जाता है, बिंदु B पे आ जाता है। तो यहाँ ये बिंदु B पे आ गया, तो मैं इसको क्या दे देता हूँ, बिंदु B। अगर कण बिंदु B पे आ गया तो जो एस निर्देश तंत्र है बिंदु B के लिए, तो एस निर्देश तंत्र में बिंदु B के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, कण के लिए ये हो जाएगा r2 वेक्टर। तो यहाँ इसको अपन क्या लिख देंगे, मैं इसको यहाँ से मिला दिया और ये क्या हो गया, ये r2 वेक्टर हो गया। ये अपना क्या है, o डैश है, ठीक है। अब वही बात आती है कि अब एस निर्देश तंत्र के लिए तो हो गए, अब क्या किसके लिए देखेंगे, एस डैश निर्देश तंत्र के लिए। तो जो एस डैश निर्देश तंत्र है उसमें कण के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, बिंदु ए से ये तो हो जाएगा r1 डैश वेक्टर हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, r1 डैश वेक्टर। और जो बिंदु B है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r2 डैश वेक्टर। वैसे ही करेंगे जैसे एस निर्देश तंत्र के लिए करा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये डैश आ जाएगा, और बिंदु B के लिए क्या आ जाएगा, कण का स्थिति सदिश एस डैश निर्देश तंत्र के लिए ये हो गया r2 डैश वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि इनिशियली कण बिंदु A पे स्थित था, यानी स्टार्टिंग में कण बिंदु A पर स्थित था। अगर बिंदु A पर स्थित है तो जो बिंदु B पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना हो जाएगा, अपन इसको मान लेते हैं d मान लेते हैं एस निर्देश तंत्र के लिए। तो यहाँ तो ये क्या हो गया, एस निर्देश तंत्र के लिए विस्थापन कितना हो गया, d हो गया। अब अपन जैसे एस निर्देश तंत्र के लिए माना है तो वैसे ही इसके लिए मान लेंगे एस डैश निर्देश तंत्र के लिए। तो इसके लिए विस्थापन कितना हो जाएगा, एस डैश निर्देश तंत्र के लिए ये हो जाएगा d डैश वेक्टर, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बना है वैसे अपन लिख लेते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ डायग्राम, क्योंकि जो भी सारा गेम है वो क्या है, डायग्राम का है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले दो निर्देश तंत्र लेता हूँ, क्योंकि अपने को जो कण का स्थिति वो विस्थापन है, स्थिति है, वो क्या करना है, अपने को चेक करनी है। और किसके लिए चेक करनी है, वो भी मूव कर रहा है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एस और एस डैश निर्देश तंत्र दोनों निर्देश तंत्र है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक निर्देश तंत्र एस लेता हूँ और दूसरा निर्देश तंत्र क्या लेता हूँ, एस डैश निर्देश तंत्र लेता हूँ। अब मैं एस और एस डैश निर्देश तंत्र ले रहा हूँ, तो जो एस निर्देश तंत्र है उसमें कण का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर है। और एस ये जो बिंदु बी पर अगर कण आ गया बिंदु ए से, तो इसके लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार कण ए पर स्थित हो तो एस डैश के लिए क्या आ जाएगा, r1 डैश वेक्टर आ जाएगा। और बिंदु बी पर है तो बिंदु बी पर है तो क्या आ जाएगा, इसके लिए एस डैश निर्देश तंत्र के लिए r2 डैश वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि जो जो बातें मैंने बोली है, ये डायग्राम बनाया है, वैसे वैसे अपन सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो लिखो एक बार यहाँ तक सारी चीज़ें फटाफट। क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, तो मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि माना, अब हाँ दूसरी बात क्या है, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड चीज़ है कि अगर गैलीलियो के लिए देख रहे हैं तो गैलीलियो के लिए क्या होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र काम में लेते हैं। जड़त्वीय कौन सा होता है, जिनके लिए
त्वरण रहित हो। अगर कण के लिए अगर अपन किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए देखें, अगर कण का स्थिति अगर किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए देखते हैं तो वो कण होता है वो क्या होता है, स्थिर अवस्था में होता है या त्वरण रहित दिखाई देता है। या फिर ऐसे मान लो कि जो न्यूटन के नियमों का पालन करे वो क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। हालांकि ये सारी चीज़ मैं बता दिया था, मैं फिर से बता दिया क्योंकि यहाँ पे जड़त्वीय निर्देश तंत्र का नाम आ रहा था और गैलीलियो का नाम आ रहा था। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि माना एक निर्देश तंत्र ऐसा है, माना एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, एस है, जिसका मूल बिंदु क्या है, ओ है, जिसका मूल बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया। अब इसी प्रकार अपन क्या मानते हैं कि एक दूसरा निर्देश तंत्र क्या है, एस डैश है। तो यहां क्या लिखेंगे, इसी प्रकार एक दूसरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश है। तो दूसरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश हो गया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए मूल बिंदु क्या हो जाएगा, तथा इसका मूल बिंदु क्या हो गया, ओ है, ओ डैश है, तथा मूल बिंदु क्या हो गया इसका, ओ डैश है। अब आपको पता है कि यहाँ आपको सीधी सी दिख रहा होगा कि जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो क्या कर रहा है, गतिशील अवस्था में है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि एस डैश निर्देश तंत्र नियत वेग v से क्या है, गतिशील अवस्था में है। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया गतिशील अवस्था में। अब क्या करते हैं अपन कि अब मैं क्या करता हूं कि बिंदु A पर कण का स्थिति सदिश मानता हूं कि मैं क्या करता हूं कि इनिशियली जो कण स्थित है वो कहाँ स्थित है, बिंदु A पर है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि बिंदु A पर कण स्थित है। तो देखते हैं क्या होता है कि लिखेंगे कि बिंदु A पर कण स्थित है। अगर बिंदु A पर कण स्थित है तो इसके लिए एस निर्देश तंत्र में जो स्थिति सदिश है वो क्या हो जाएगा, एस डैश वेक्टर, वो r1 वेक्टर हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि बिंदु A पर कण स्थित है तथा इसके लिए एस निर्देश तंत्र में, तथा इसके लिए एस निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर हो गया, तथा एस डैश निर्देश तंत्र में क्या हो जाएगा, r1 डैश वेक्टर हो जाएगा, तथा एस डैश निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्या हो गया इसका, r1 डैश वेक्टर हो गया, तथा एस डैश निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश r1 डैश वेक्टर है। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या लिखेंगे कि कण बिंदु A से बिंदु B पर आ जाता है। तो इसके लिए फिर अपन स्थिति सदिश लिख लेंगे। तो यहां तक लिखो एक बार, डायग्राम भी बना लो। डायग्राम अपन अभी हटाएंगे नहीं क्योंकि डायग्राम का जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो अपन डायग्राम से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लिखो एक बार फटाफट आप। और मेरे को लग रहा है कि शायद आज ये कंप्लीट नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे कि जो मैं अभी इसकी थ्योरी है वो लिखवा देता हूँ, इसके बाद अपन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये पढ़ेंगे। डायग्राम वैसे समझ में आएगा होगा, मैं उस दिन भी आपको ये डायग्राम है वो थोड़ा समझा दूंगा, जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा। वैसे आपके डायग्राम बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है इसमें डायग्राम में ऐसा। और दूसरी बात क्या है कि अपनी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्या है, सिंपलेस्ट है, बिल्कुल बहुत ही इजी लैंग्वेज लिखवाते हैं अपन। आप चाहे अदर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ भी आप चेक कर लीजिएगा, अदर कॉलेज है उनके भी आप एक बार क्या है जो आपके नोट से एक बार उनसे चेक कर लीजिएगा कि अपनी लैंग्वेज में और उनकी लैंग्वेज में कितना फ़र्क है। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको क्या है पता चल जाए। वैसे मैं ये बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज लिखवाता हूँ जिससे क्या है कि आपको जो डायग्राम बनाया है वैसा
लिखवाया और उसमें डायग्राम में मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया आपको। तो ये क्या है, सारी चीज़ें फिर बाद में जब अपन पढ़ते हैं तो वहाँ क्या है, आसानी रहती है अपने को ये सारी चीज़ें पढ़ने में। तो लिखो फटाफट यहाँ तक एक बार। तो ये 2-4 लाइनें तो लिख ली होगी आपने, तो यहाँ तक मैं हटा देता हूँ। इसके बाद अपन क्या करेंगे कि इनिशियली तो जो कण बिंदु ए पर स्थित था, अब बिंदु बी के लिए देखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे कि बिंदु बी पर कण आ जाता है। तो यहाँ क्या लिखें, या फिर ऐसा बिंदु बी पर कण आ जाता है ये मत लिखो, अपन सीधे लिख देते हैं। क्यों, पता है चीज़ें बिल्कुल सीधी सी दिख रही है आपको यहाँ पे। तो अपन क्या लिखेंगे कि बिंदु बी के लिए कण का स्थिति सदिश एस निर्देश तंत्र में तो क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर हो जाएगा, और एस डैश निर्देश तंत्र में क्या हो जाएगा, R2 डैश वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि बिंदु बी के लिए एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश क्या हो गया, R2 वेक्टर हो जाएगा। तथा जो एस डैश निर्देश तंत्र है उसमें क्या हो जाएगा, R2 डैश वेक्टर हो जाएगा। तथा एस डैश निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R2 डैश वेक्टर हो जाएगा। कण का स्थिति सदिश यहाँ क्या हो गया, R2 डैश वेक्टर। ठीक है, भाई मैंने क्या किया है कि जो बिंदु बी है यहाँ कण आ गया, तो बिंदु बी के लिए जो कण का स्थिति सदिश है एस निर्देश तंत्र में वो क्या है, R2 वेक्टर हो गया, और जो एस डैश निर्देश तंत्र है उसके लिए क्या हो जाएगा, R2 डैश वेक्टर हो जाएगा। तो यही तो बात मैंने लिखी है। अब जो इसका विस्थापन है वो लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे कि माना कण का विस्थापन एस निर्देश तंत्र में तो क्या है, मैंने डी बताया है, और जो एस डैश निर्देश तंत्र है वहाँ क्या है, डी डैश है। भाई आपको दिख रहा है एस निर्देश तंत्र में तो क्या हो गया, डी वेक्टर हो गया, और एस डैश निर्देश तंत्र में क्या हो गया, डी डैश वेक्टर हो गया। तो ये जो बात मैंने बोली है वो भी अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि माना एस निर्देश तंत्र में, माना एस निर्देश तंत्र में कण का विस्थापन, कण का विस्थापन क्या हो गया यहाँ पे, डी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर है। तथा जो एस डैश निर्देश तंत्र है उसके लिए कण का विस्थापन क्या हो जाएगा, डी डैश वेक्टर हो जाएगा। सिंपली से दिख रहा है आपको। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि माना एस निर्देश तंत्र में कण का विस्थापन डी वेक्टर है, तथा एस डैश निर्देश तंत्र में, एस डैश निर्देश तंत्र में कण का विस्थापन क्या हो जाएगा, डी डैश वेक्टर हो जाएगा। डी डैश वेक्टर है। ठीक है, यहां तक लिख लिया। और अपने को क्या सिद्ध करना है, मैंने लिखवा दिया था। क्या अपने को क्या प्रूफ करना है कि डी वेक्टर इक्वल टू डी डैश वेक्टर। तो अपन यहां लिख देंगे, अतः हमें सिद्ध करना है कि, अतः हमें सिद्ध करना है कि कण का विस्थापन निश्चर होता है। कण का विस्थापन निश्चर राशि होता है। ठीक है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, डी वेक्टर इक्वल टू डी डैश वेक्टर। ये अपने को प्रूफ करना है। तो ये सारी चीज़ें अपन जो इसका मैथमेटिकल प्रूफ होगा वो करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज
का टॉपिक आज का लेक्चर यहीं अपन ख़त्म करते हैं। और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन क्या करेंगे, जो इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। वैसे अगर आप खुद से करना चाहो तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा। वैसे आपको डायग्राम तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ क्या करेंगे, मैं आपको क्या बता रहा था कि जो गैलीलियो का स्थिति रूपांतरण सदिश वो समीकरण है वो आपको याद होना जरूरी है। तो क्योंकि अपन विस्थापन की बात कर रहे हैं, विस्थापन क्या होता है, स्थिति होती है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपको जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स है वो स्थिति और वेग पे ही है, यानी अगर उसमें से भी अगर आप देखोगे ना तो 90% जो न्यूमेरिकल्स है वो किस पे है, सिर्फ स्थिति पे है। तो आपको कम से कम स्थिति सदिश तो याद होना ही चाहिए। स्थिति याद हो गया तो वेग तो आप अपने आप निकाल लोगे, उसका एक बार डेरिवेटिव कर देना, वेग आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ क्या करोगे, सदिश त्रिभुज नियम लगा देंगे। एक बार तो एस निर्देश तंत्र के लिए, वो एस निर्देश तंत्र के लिए लगा देंगे ओ, ए और बी में, और दूसरी बार किसके लिए निकाल देंगे, ओ डैश ए और बी के लिए। तो यहाँ से क्या अपन चीज़ें इक्वल कर देंगे। तो जो भी आएगा अपना एक्सप्रेशन वो लास्ट में क्या आएगा, डी वेक्टर इक्वल टू डी डैश वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। और वैसे अपन अगले नेक्स्ट लेक्चर में तो ये सारी चीज़ करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।